दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। दोस्तों चैप्टर का नाम है अपुहा। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अपुहा शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपुहा द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपुहा द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपुहा द्रोणी अमेजन नदी की है। ठीक है, ये देखो चित्र 3 पॉइंट है जल विभाजक। ये देखो एक तरफ ये जलधारा बह रही है, इसके अंदर छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही है और एक दूसरी ये जलधारा है जिसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही हैं और ये बीच में जल विभाजक रेखा है। अब पढ़ते हैं भारत में अपुहा तंत्र। भारत के अपुहा तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलते हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का सेवन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्ग गोकुल झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। चित्र 3.3 अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्ष भर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में भी बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई कम एवं छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती हैं तथा पश्चिमी की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाली खाड़ी की तरफ बहती हैं, जैसे कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई। ठीक है, हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। ये नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की और अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में लंबी नदियों में से पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है।
क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। देखो हम ये कुछ चित्र देखते हैं। चित्र 3.3 नदी की विभिन्न अवस्थाएं। देखो अवस्थाएं देखते हैं। देखो नदी का स्रोत हो रहा है ग्लेशियर में, ठीक है, ये स्रोत हो रहा है, ये ऊपरी भाग है, ठीक है। उसके बाद होता है ये मध्य भाग है, ये विसर्ग बन जाते हैं मध्य भाग में। मतलब नदी बहती बहती अपना रूप बदल लेती है, ऐसे विसर्ग बना लेती है। विसर्ग बनाते बनाते ये ऐसा कट जाता है और नदी अपना मार्ग बदल लेती है और ये टूटा हुआ भाग विसर्ग हो जाता है। गोकुल झील और जो टूटा हुआ भाग है ना, ये हमने देखा था, ये टूटा हुआ भाग गोकुल झील का निर्माण कर लेता है और ये आता है निचला भाग जो डेल्टा का निर्माण करता है। अब पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीप या उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसके एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है, बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा सीकर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेज के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दियांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है।
तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष, हाँ, जो माजुली द्वीप है जो इसी नदी के अंदर है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के बारे में परिवर्तन लाती है। अब पढ़ते हैं, पहले वो जो छूट गया था अपना वो देखते हैं। मैप, ये देखो मैप है। मुख्य नदियाँ और जिले, ये देखो सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये सतलज है, ठीक है। ये गोविंद सागर से निकलती है। तो ये व्यास नदी है, ठीक है। ये देखो ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये शारदा नदी है, घाघरा है, ये गंडक है, देखो। और ये देखो चंबल नदी, इसी चंबल नदी में राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये बेतवा नदी है। और ये देखो सांगपो नदी जिसे ब्रह्मपुत्र कहा गया, ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये देखो आगे पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ देख लो। ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ये गोदावरी है, ये पेनगंगा है, ये निजाम सागर है, ये महानदी है, ठीक है। ये कोलेरू झील है, ये नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, ये तुंगभद्रा नदी है, ये कृष्णराज झील है, ये निजाम सागर है। ये देखो पुलिकट आंध्र प्रदेश की पुलिकट है, पुलिकट झील, कावेरी नदी है, वेमनाथ झील है। ये देखो चित्र 3.5 देव प्रयाग भागीरथी अलकनंदा का संगम, ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। देखो अब पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में बहुमुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ मतलब अरब सागर में गिरती हैं और जहाँ नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। अब पढ़ते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक वृंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गाढ़ से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ताप्ती नदी के बारे में पढ़ते हैं। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में, यह भी नर्मदा के समानांतर एक वृंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुंजा तथा पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। अब पढ़ते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है।
इसकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग कहाँ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 8 से 60 किलोमीटर है। इसकी अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अब पढ़ते हैं कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल कृष्णा लगभग 14 किलोमीटर बहकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी नदी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडनलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 7 से 60 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलासन क्षेत्रों प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति याद कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी की धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब पढ़ते हैं झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले गरोह तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी तथा अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के लिए अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, इसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर तथा अरल सागर, ये झीलों के ही रूप हैं। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवा वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। या कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानव क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक भी सर्प बड़ी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करते हैं। स्प्लिट तथा बार रोदिका तटीय क्षेत्र में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय बागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं।
इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर बांकड़ा नांगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयारी जो नदी किनारे स्थित हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी प्रदूषण पढ़ते हैं। नदी मतलब रिवर पोल्यूशन। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरे उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुद्री जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करें। दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। पहला है वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में। सेकंड है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिम घाट। तो इसका है अमरकंटक। थर्ड है, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांबर, वुलर, डल, गोविंद सागर। तो लवणीय है सांबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। तो इनमें से 2 ही थी, एक तो थी नर्मदा और दूसरी तापी। तो इसमें तापी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, जल विभाजक का कार्य क्या है? एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक वह भूभाग है जो 2 नदियों के अपवाह को परस्पर अलग करता है अथवा बांटता है। अंबाला नगर के आसपास का क्षेत्र सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है, जो अपने चैप्टर में देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की है, ठीक है।
नेक्स्ट है सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पश्चिम किनारे से निकलती है, जबकि गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखे। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे थे अपन। ठीक है। तो गंगा नदी की दो प्रमुख धाराएं, पहली भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। ये दोनों नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन अपना, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है। क्योंकि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट इसलिए है क्योंकि तिब्बत एक ठंडा क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके फलस्वरूप पर्जन अत्यधिक कम व धीमी गति से होता है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीप भारत में बहने वाली नर्मदा एवं तापी नदी गर्त तथा भ्रंश से होकर बहती हैं। मुहानों पर नदियों का ढाल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिस कारण वे नदियाँ गार्ज एवं जार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है। सेवंथ है नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। तो नदियों का, जैसे नदियाँ व झीलें पर्यटकों के आकर्षण के कारण आय का साधन है। ठीक है। और इसके अलावा आप बता सकते हो नदियाँ झीलें वातावरण को सम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। नदियाँ और झीलों से उद्योग के लिए जल उत्पन्न होते हैं, मतलब उद्योग के लिए नदियाँ जल उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला है फर्स्ट है नीचे भारत के कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो आप जैसे बता सकते हो, मतलब मानव ने कौन सी बनाया और अपने आप मतलब नेचुरली कौन सी है। ठीक है। तो आप बता सकते हो, जैसे प्राकृतिक झील बता सकते हो। प्राकृतिक में आ जाएगी, प्राकृतिक में गुल्लर आ जाएगी, डल आ जाएगी, नैनीताल आ जाएगी, भीमताल आ जाएगी, लोकताल आ जाएगी, बारापानी आ जाएगी, और चिल्का आ जाएगी, सांबर आ जाएगी, और पुलिकट आ जाएगी। और बाकी बचे हुए मानव निर्मित हैं, जैसे गोविंद सागर मानव निर्मित है। ठीक है। राणा प्रताप सागर मानव निर्मित है। निजाम सागर, नागार्जुन सागर, और कौन सा बच गया, हीराकुंड, ये सब मानव निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे हमने चैप्टर में डिटेल देखा था। जैसे हिमालय नदियाँ, जैसे हिमालय की अधिकतम नदियाँ 12 होती हैं। इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से गिरने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। और अपने उद्गम से समुद्र में मिलने तक इनका अपवास क्षेत्र बहुत लंबा होता है, और ये विस्तृत डेल्टा बनाती हैं। इनमें सिंधु हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र मुख्य नदियाँ हैं। इसी तरह प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवास क्षेत्र छोटा होता है। ये नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा अपेक्षित छोटे होते हैं। इनमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर की बात करते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती हैं। महानदी भी पूर्व की ओर बहती है।
समुद्र में प्रवेश करते समय ये सभी नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ कम गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। इनका अपद्रोणी अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, जिनमें है नर्मदा और तापी, 2 ही लंबी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं। ये नदियाँ ब्रह्मस घाटी से होकर बहती हैं। इनका अपद्रोणी अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है, और इसके अलावा 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतु के जीवन के लिए आवश्यक है, और यह जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं और भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव बनाए रखती हैं। इनकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है। आसपास के वातावरण को मृदु शांत बनाए रखती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने क्वेश्चन आंसर भी देखे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।